हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो, आवाज आ रही है सबको मेरी? कल क्या क्या किया अपन ने? डिस्प्ले पोजीशन। मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? कल हमने 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे। एक तो क्या देखा? डिस्प्ले। कितने टाइप के डिस्प्ले रहते हैं? मेजर कितने टाइप के डिस्प्ले रहते हैं? 3। कौन कौन से? और बहुत सारे और भी है, जैसे कि फ्लेक्स, ग्रिड और तो ये सब मैंने तुम लोगों को पढ़ने को बोला था। मैं वापस ग्रुप में भी डालता हूँ। क्या क्या वो कौन कौन सा है? फ्लेक्स, ग्रिड, इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक, एक साथ दो। इनलाइन डैश ब्लॉक। ये सब चेक करो तुम लोग। मेरी आवाज और मेरा स्क्रीन अभी दिख रहा है ना सबको? थोड़ा ये कैमरे का एरर दिखा रहा है। मुदस्सिर भाईजान, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? स्क्रीन भी दिख रहा है, राइट?
ओके चलो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हम लोग ने क्या देखा था, डिस्प्ले प्रॉपर्टी देखा है कल, अलग अलग तरीके के डिस्प्ले देखा है, हिडन भी यूज करते हैं, डिफरेंस बिटवीन डिस्प्ले नल एंड विजिबिलिटी हिडन, विजिबिलिटी कोलन हिडन और डिस्प्ले कोलन नल, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? डिस्प्ले जगह नहीं दे देता, हाँ मतलब हिडन है तो नहीं जगह, हाँ लेआउट को मतलब हाँ विजिबिलिटी हिडन करने के बाद क्या होता है कि जो उसका स्पेस रहेगा, मतलब जो उसका स्पेस जहां पे था वो वहीं पे रहता है, वो ऑक्युपाई करके रखता है, इट ऑक्युपाइज द स्पेस। और अगर डिस्प्ले नन कर दिया अपन ने तो इट विल एडजस्ट, मतलब वो जो भी नन था उसके ऊपर एडजस्ट कर लेता है, फॉर्मेटिंग के एडजस्ट कर लेता है वो। तो ये हो गया। फिर ये मेजर है, कभी कभी इंटरव्यूअर पूछता है। और ये डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज, अलग अलग डिस्प्ले प्रॉपर्टी पूछता है, खासकर अपन जब थोड़ा सा इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे तब वो भी देखेंगे। ठीक है, तो हमने फिर बाद में पोजीशन देखी। पोजीशंस कैसे कैसे थे? 4 मेजर पोजीशन है, 4 ही पोजीशन है, 5। हाँ, स्टैटिक और फ्लेक्स। बाय डिफॉल्ट क्या रहता है पोजीशन? बाय डिफॉल्ट पोजीशन स्टैटिक रहता है। रिलेटिव बोले तो क्या है? रिलेटिव बोले तो अपन अगर अपन उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। हाँ, रिलेटिव से अपन उसकी टॉप लेफ्ट वगैरह पोजीशन चेंज कर सकते हैं। स्टैटिक के अंदर कोई पोजीशन चेंज ही नहीं होती है, स्टैटिक बाय डिफॉल्ट वो स्टैटिक ही रहता है। रिलेटिव से जो भी उसका पैरेंट एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन अपन चेंज कर सकते हैं। फिर बाद में हमने एब्सोल्यूट देखे। एब्सोल्यूट हमेशा पैरेंट चाइल्ड, मतलब उसका जो पैरेंट है उसकी पोजीशन क्या रहना, उसकी पोजीशन रिलेटिव रहना, तो चुने उसके अकॉर्डिंग अपने आप को। एब्सोल्यूट क्या है? एक फिक्स्ड पोजीशन देने के लिए यूज होता है। क्या करता है? मतलब वो ब्राउजर पे फिक्स रहता है, ब्राउजर पे नहीं रहता है, व्यू बोर्ड के हिसाब से नहीं रहता है। एब्सोल्यूट किसके हिसाब से रहता है? जो भी उसके पेरेंट है और वो पेरेंट को अपन ने डिस्प्ले रिलेटिव दिया हुआ है, उसके पेरेंट के अकॉर्डिंग वो पोजीशन क्या रहता है? एब्सोल्यूट रहता है, एब्सोल्यूट पोजीशन रहता है। फिर हमने क्या देखा? फिक्स्ड। फिक्स्ड बोले तो वो फिक्स रहेगा। अगर आपने स्क्रीन को छोटा बड़ा व्यू पोर्ट के हिसाब से ऑलवेज वो कहीं ना कहीं या तो राइट साइड में, नीचे में या ऊपर में, जहां पे भी तुमको टॉप और लेफ्ट पोजीशन देके। और ये जो पोजीशन है ये टॉप लेफ्ट बॉटम राइट ये प्रॉपर्टी के साथ काम करता है, बराबर। और क्या देखा? स्टिकी कब यूज करते हैं अपन? स्टिकी अगर अपने ऊपर की हेडिंग जो है वो दिखाना रहे नीचे स्क्रॉल करने के बाद। हाँ, हम लोग को कुछ हेडिंग या कुछ डिव हम लोग को दिखाना है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था तुमको टेबल का। जैसे अपने में एक्सेल के अंदर टेबल रहते हैं, अपन नीचे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो कौन से टेबल की वैल्यू क्या है ये समझ में नहीं आती है। तो मैक्सिमम टाइम तुम लोगों को कंपनी क्या बोलती है कि वो जो हेडर है टेबल का उसको स्टिकी बना दो, या कोई डिव का जो हेडर है उसको क्या बना दो? स्टिकी बना दो। मतलब अगर मैंने नीचे स्क्रॉल करा भी तो उन्होंने उसी की पोजीशन पे रहना, मैंने अगर नीचे स्क्रॉल करा भी तो उन्होंने अपनी पोजीशन पर ही रहना, तो उसको क्या बोलेंगे? स्टिकी बोलेंगे। तो इस तरीके से ये 4-5 मेजर चीजें जो कि समझने के लिए भी थोड़ी सी अलग है और डिपेंडेंसी है, ये सब चीजें अपन ने देखा था। और कल हम लोग ने एक कंटेनर लिया था जिसकी पोजीशन रिलेटिव लिया था, और एक इमेज के ऊपर टॉप लेफ्ट राइट बॉटम में हमने क्या किया था? टॉप लेफ्ट राइट बॉटम में हमने क्या किया था? अपने जो टेक्स्ट को इमेज के ऊपर एडजस्ट किया था, इमेज के ऊपर एडजस्ट किया था टॉप लेफ्ट राइट बॉटम में। ओके, तो आज हम लोग
कल हम लोग ने मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी भी देखा था और जेड इंडेक्स भी देखा था। ठीक है, जेड इंडेक्स और मैक्स विड्थ क्या करता है, हम लोग मैक्स विड्थ क्यों यूज करते हैं? हाँ, मैक्स विड्थ तो अपना विड्थ देता है समझो 500, तो फिर अपन उसको छोटा करें तो वो छोटा भी नहीं, हाँ, पर लिमिटेड उसकी 500 रहेगी, उसके ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, 500 उसकी मैक्स विड्थ रहेंगी, उसके ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अगर स्क्रीन का साइज छोटा हो गया, इफ द स्क्रीन साइज का छोटा हो गया, तो उन्हें क्या करेगा, इट विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट, मतलब 500 से 450 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 300 होगा, जितना छोटा हो सकता है तुम्हारे स्क्रीन रेजोल्यूशन के हिसाब से उतना छोटा वो होगा, बराबर। तो इसको क्या बोलेंगे, मैक्स विड्थ। मिन विड्थ क्या रहेंगी, उसको मिनिमम डे वाले की, मतलब वो स्क्रीन पहले पूरी ऑक्यूपाई कर लेगा। नहीं, हाँ, मिनिमम विड्थ जो रहेंगी 300, अगर मिनिमम विड्थ रहा और तुम्हारा स्क्रीन का साइज 256 या 256 तुम्हारा स्क्रीन का साइज, तो उन्हें क्या करेगा, ऑटोमेटिकली स्क्रॉल डालेगा। लेकिन अगर तुम्हारा स्क्रीन का साइज 300 से बढ़ गया, मतलब 400, 500, 1000 1000 तो ऑटोमेटिकली इन्हें क्या करेंगे, कम से कम इतना होना, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है, वो स्क्रीन के अकॉर्डिंग उन्हें अपने आप को फुल स्ट्रेच कर देगा विड्थ को, समझ रहे हो? तो बड़ी अगर तो ये क्यों यूज करते हैं अपन मैक्स विड्थ और मिन विड्थ? हाँ, अपना पेज अलग अलग स्क्रीन पे रिस्पॉन्सिव दिखाने के लिए, मतलब छोटे स्क्रीन पे आने के बावजूद भी अपने स्क्रीन में आवर स्क्रीन शुड एडजस्ट इटसेल्फ, इसीलिए दैट्स द रीजन हम लोग मैक्स विड्थ यूज करते हैं। ओके, फिर हम जेड इंडेक्स क्यों यूज करते हैं? इमेज के ऊपर, हाँ, इमेज के ऊपर या कोई भी टेक्स्ट को किसी के ऊपर भी लाना है, मतलब कोई डिव को भी एक के ऊपर एक लाना है, तो जेड इंडेक्स देते हैं अपन। तो इमेज के ऊपर टेक्स्ट लाना है या टेक्स्ट को इमेज के ऊपर लाना है, या 4 डिव है तुम्हारे पास, तो सबसे पहले ब्लू वाला डिव दिखना, बाद में ये दिखना, बाद में वो दिखना, बाद में वो दिखना, तो हर एक को क्या देते हैं अपन, जेड इंडेक्स देते हैं। जो सबसे ज्यादा जो जेड इंडेक्स रहेगा, जिसका सबसे ज्यादा जेड इंडेक्स रहेगा, वो क्या होगा, सबसे ऊपर दिखेगा वो, समझ रहे? तो तुम 1 2 3 4 5 देंगे जेड इंडेक्स अलग अलग डिव को, तो जो सबसे 5 वाला जेड इंडेक्स रहेगा वो सबसे ऊपर दिखेगा, फिर 4 वाला दिखेगा, उसके नीचे 4 वाला दिखेगा, फिर उसके। तो इफ यू वांट टू ओवरलैप द एलिमेंट्स, अपने आप ओवरलैप एलिमेंट करना है, मतलब एक के ऊपर एक एलिमेंट है, एंड यू हैव टू डिसाइड द प्रायोरिटी कि कौन सा एलिमेंट किसके ऊपर रहेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। यहां तक सबको क्लियर, सबको यहां तक क्लियर जो भी बताया है अभी तक? किसी को प्रैक्टिस किया, किसी ने कुछ डिफिकल्टी आई? मेरे को तो लग रहा है कोई प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं कर रहा, किसी को डिफिकल्टी आई नहीं, कोई मैसेज नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है कि हमने ये प्रैक्टिस करे, वो प्रैक्टिस करे। Then we have CSS layout overflow. CSS layout overflow. तो overflow प्रॉपर्टी जो है, हाँ नहीं है, जो भी, हाँ बोलो। सर ये जो अपने टॉप लेफ्ट बॉटम राइट ये जो करे थे प्रॉपर्टी, एक बार इसका कंफ्यूज हो रहा हूँ। अच्छा, ये पोजीशनिंग में, ऑल पोजीशन, इमेज की पोजीशन में, ठीक है। मेरे पास एक इमेज थी, पहले तो एक इमेज थी, मैंने वो उसको क्या किया, ये इमेज थी मेरे पास, ठीक है। ये इमेज को मैंने क्या किया, सबसे पहले एक डिव लिया, सबसे ऊपर एक डिव लिया, क्योंकि अगर ये जो अपन टॉप लेफ्ट राइट बॉटम और सेंटर में अपने को कोई भी टेक्स्ट दिखाना है या कुछ भी दिखाना है, मतलब अपन क्या कर रहे हैं, काइंड ऑफ फिक्स कर रहे, काइंड ऑफ उसको फिक्स कर रहे हैं बोले तो, लेकिन वो व्यू पोर्ट के हिसाब से फिक्स करने का क्या, अपने को इमेज के हिसाब से फिक्स करने का, मतलब इमेज जो भी कंटेनर के अंदर है उसके हिसाब से अपने को अपना टॉप लेफ्ट राइट बॉटम ये फिक्स करना है,
तो अपन क्या यूज करेंगे, फिक्स्ड प्रॉपर्टी तो यूज नहीं करेंगे, अपन क्या यूज करेंगे, एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा अपने को। एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी भी क्या करता, फिक्स करता, बट कोई पेरेंट के डिव के हिसाब से फिक्स करता। तो हमने क्या करे, सबसे पहले एक डिव लिए जो कि पेरेंट डिव है। तो ये जो डिव को अपन ने क्या करे, पेरेंट डिव की पोजीशन क्या कर दिए, रिलेटिव कर दिए। अब मैं क्या कर सकता हूं, ये पेरेंट डिव के अंदर जितने भी मेरे डिव्स है, ऑल द डिव्स को मैं पोजीशन ऑब्सोल्यूट लगाकर मैं उनकी पोजीशंस चेंज कर सकता हूं। प्लस मैंने अपने इमेज को विड्थ 100% दी, हाइट ऑटो दी और ओपेसिटी 0.3 दी, इसीलिए वो थोड़ा सा ऐसा लाइट दिख रहा है, ओपेसिटी कम है उसकी, मतलब इसीलिए थोड़ा सा वो पीछे का भी दिख रहा है उसका, समझ रहे हो, तो मतलब पीछे का बैकग्राउंड भी दिख रहा है थोड़ा सा, लेकिन ठीक है। तो अभी मेरे को अगर टॉप लेफ्ट करना है तो मैंने क्या किया, एक डिव लिया, टॉप लेफ्ट तो अभी अपन ने लिखा है, रिक्वायरमेंट में कुछ भी रह सकता है, इमेज के ऊपर लिखने का है तुम्हारे तो। सो टॉप लेफ्ट बोल के मैंने एक क्लास लिया, ये क्लास के अंदर हमने क्या किया, पोजीशन अभी क्या किया, एब्सोल्यूट किया। क्यों एब्सोल्यूट किया, क्योंकि अपने को उसको फिक्स वहां पे रखना था, ऊपर लेफ्ट साइड की में ऊपर सबसे रखना था, लेकिन व्यू बोर्ड के हिसाब से नहीं रखना था, ब्राउजर के हिसाब से नहीं रखना था, बल्कि हमारा जो, वैसे भी हमारे पेज में एक ही तो कंटेनर है, सबसे बड़ा कंटेनर ही रहता है, मतलब सबसे बड़ा मतलब सबसे मेन डिव जो है तुम्हारा कंटेनर क्लास बोल के दिया मैंने उसको। और कंटेनर क्लास को पोजीशन क्या दिया मैंने, रिलेटिव दिया। फिर पोजीशन तो इन सब को अभी अगर मैं एब्सोल्यूट पोजीशन दूंगा तो ये डिव के हिसाब से ये लोग अपने आप को एडजस्ट करेंगे। और ये इमेज ने तो 100% विड्थ ले लिया, ऑटो हाइट ले लिया, तो अभी मैं यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट ले रहा, टॉप से 8 पिक्सल, मतलब अगर टॉप 0 रखूंगा ना तो ये इमेज बाहर चले जा रही है, व्हाइट स्पेस पे होने आ जा रहा। तो मैंने क्या किया, टॉप से 8 पिक्सल और लेफ्ट से मैंने बोला वो 16 पिक्सल है, तो इन्हें क्या हुआ, थोड़ा सा बीच में आया। तो इस तरीके से अपन ने उसकी प्रॉपर्टी लिखी टॉप लेफ्ट के, तो टॉप, और अपन ने थोड़ा सा फोन का साइज बढ़ा दिए, 38 कर दिए। तो इस तरीके से टॉप लेफ्ट हो गया। टॉप राइट में हमने टॉप की पोजीशन से थोड़ा सा 8 पिक्सल नीचे लिया, और राइट मतलब इधर से अपन ने 16 पिक्सल लिया, तो उन्हें टॉप राइट में आ गया। फोन साइज अपन ने थोड़ा सा बढ़ा दिया। फिर बाद में बॉटम लेफ्ट में अगेन अपन ने बॉटम से मतलब नीचे से हमने क्या किया, नीचे से 8 पिक्सल दिया और लेफ्ट से 16 पिक्सल दिया। तो ये देखो, ये नीचे से 8 पिक्सल आया, राइट से 16 पिक्सल आया, तो बॉटम राइट, सॉरी लेफ्ट से 16 पिक्सल आया तो बॉटम लेफ्ट, और यहाँ पे बॉटम से 8 पिक्सल और राइट से 16 पिक्सल आया, तो उन्होंने अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट किया। और सेंटर के लिए अपन ने क्या किया, सेंटर के लिए अगर सेंटर में जाना था अपने को, तो अपन ने क्या किया कि अपन ने पहले से टॉप को क्या कर दिया, 50% कर दिया, और टॉप को 50% कर दिया अपन ने, और अपन ने टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, और विड्थ 100% दे दी, पूरी विड्थ दे दी, और अपन ने टॉप से 50% दे दिया, मतलब आधा पे जो ऊपर से हाइट में, मतलब टॉप बोले तो हाइट, राइट, टॉप से उन्हें क्या करा 50% नीचे आ गया इमेज के पास। और फिर हमने ये सेंटर को क्या किया, पूरा विड्थ असाइन कर दिया। ये देखो, मैं अगर इसके ऊपर होवर करने जाऊं, ये देखो, ये सेंटर के पास ये पूरा 100% विड्थ है, राइट, पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट है, विड्थ है, टेक्स्ट अलाइन। अब इधर टेक्स्ट अलाइन निकाल देता हूं मैं, तो देखो इधर लेफ्ट साइड में आ गया, विड्थ अगर निकाल देता हूं और मैं ये एलिमेंट के ऊपर क्लिक करता हूं, तो इन्हें टच है, इन्हें इतना ही है, तो इसमें सेंटर क्या होगा, वो इसकी विड्थ अगर मैंने बढ़ा दिया, मतलब विड्थ उसको पूरी दिया, तो देखो अभी ये विड्थ की लाइन कितनी बड़ी हो गई,
ये एलिमेंट कितना बड़ा हो गया, मतलब पूरा पूरा स्पेस ऑक्युपाई कर दिया, मतलब ये हाईलाइटेड लाइन देखो पूरा ऑक्युपाई कर दिया उसने। तो इस तरीके से मैंने विड्थ दिया उसको 100% और टेक्स्ट अलाइन सेंटर दिया, तो इससे क्या हो गया, वो सेंटर में आ गया। तो ये प्रॉपर्टीज के साथ तो अपने को थोड़ा सा ऊपर नीचे देखना पड़ेगा, कौन क्या कर रहा, उसके क्लास के साथ मैच करना पड़ेगा। सेंटर का क्लास यहाँ लिया मैंने, तो भले ही मैंने यहाँ पे सीक्वेंस ऊपर नीचे लिया होगा, तो लेकिन सीक्वेंस के हिसाब से चलेगा क्या, नहीं, वो उसके टॉप लेफ्ट मतलब टॉप लेफ्ट या फिर बॉटम राइट या फिर बॉटम लेफ्ट इस पोजीशन के थ्रू चलेगा, बराबर, ठीक है। तो ये हो गया पोजीशनिंग। एक बार ट्राई करो, अच्छे से समझ जाएगा, और एक बार इसको पढ़ो तुम लोग। तो एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है यहाँ पर, एक बार पढ़ो और एक बार ट्राई करो तो तुमको आ जाएगा। देखो मैं अकेला करने से होने वाला नहीं है, बार बार बोल रहा हूं मैं तुम लोगों को कि तुमको खुद ट्राई करना पड़ेगा। ओके, नाउ अभी हम लोग कहाँ जाते हैं, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी पे जाते हैं। ओवरफ्लो प्रॉपर्टी कंट्रोल्स व्हाट हैपेंस टू द कंटेंट दैट इज टू बिग टू फिट टू द स्क्रीन। मतलब तुम्हारा जो टेक्स्ट का कंटेंट है वो बहुत बड़ा है कि वो स्क्रीन पे फिट ही नहीं हो पा रहा है, स्क्रीन पे फिट ही नहीं हो पा रहा है। अभी देखो ये इसका कंटेंट इतना बड़ा है, देखो ये नीचे नीचे बहुत है, तो अगर ये कंटेंट फिट ही नहीं हो पा रहा है तुम्हारे स्क्रीन पे, तो ये ओवरफ्लो काम में आता है। अभी जैसा कि देखो ये मैं एक फाइल बनाता हूँ, आज डे 7 है क्या डे 8 है, कल के चेंजेस कमिट करते हैं। तो पहले तो अपने को स्टेज करना पड़ता है, बोले तो स्टेज ऑल चेंजेस, मतलब अपन क्या गिट ऐड डॉट लिखते हैं ना, तो अपने को दिखता है यहाँ पे, डबल क्लिक करें तो अच्छा मैंने ये चेंज करा ये फाइल में, पोजीशन डॉट html, अच्छा ये न्यू फाइल है, ये न्यू फाइल के लिए यूयू लिखा हुआ है मैंने, अच्छा ये भी अनकमिटेड फाइल है, ये मॉडिफाइड फाइल है, ये अनकमिटेड फाइल है, तो ये नए फाइल्स है। तो इसको अपन ने एक एक से भी तुम स्टेज कर सकते हैं। सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ता है, गिट ऐड करना पड़ता है, बोले तो स्टेज करना पड़ता है। तो सबसे पहले अपन स्टेज करते हैं, तो यहाँ पे स्टेज ऑल चेंजेस बोल के एक बटन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे देखो ये स्टेज चेंजेस में आ गए, मेरे स्टेज चेंजेस में आ गए। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फीचर, FET फीचर के लिए कोलन डे 7 चेंजेस, और मैं इसको कमिट करता हूँ। कमिट करने के बाद देखो मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ, सिंक्रोनाइज बोले तो पुश 1 कमिट टू द ओरिजिन। तो अपन क्या करते हैं, ऐड करने के बाद क्या करते हैं, कमिट करा मैंने, कमिट करने के बाद अपन पुश करते हैं, तो ये पुश कर रहा हूं मैं अभी। तो जैसे ही मैंने पुश किया वैसे ही मेरा यहाँ पे गिटहब पे डेली तुम लोग ने भी करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ तुम लोगों को करना पड़ेगा। देखो मेरा ये ग्राफ, अगर तुम रोज ये करोगे ना तो तुम्हारा ग्राफ बहुत भारी बनेगा, तुम्हारे कमिट्स जितने ज्यादा रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, उतना अच्छा ग्राफ बनेगा। क्योंकि हम लोग अपने रेज्यूम में ये यूआरएल डालने वाले हैं, ये यूआरएल अगर हम लोग ने रेज्यूम में डाले तो इंटरव्यूअर को ये पता चलेगा कि बॉस इसने 8 प्रोजेक्ट किया, इसने HTML की प्रैक्टिस भी की, CSS की प्रैक्टिस भी की, इसने रिएक्ट में 3-4 प्रोजेक्ट भी बनाए। ये क्या पता चलेगा, इंटरव्यू को ये देख के पता चलेगा कि थोड़ा बहुत खराब भी इंटरव्यू गया तो भी उन्हें तुम्हारे ले सकता है, इस बिना पे कि ठीक है इंटरव्यू में कुछ खास हुआ नहीं होगा, बंदे का डर गया होगा, लेकिन उन्होंने काम तो किया हुआ है बंदे ने, समझ रहा है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ और तुम आपको डेली बता रहा हूँ कि डेली कैसे कमिट करना, डेली कैसे तुम इसको अच्छे से काम कर सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर अभी मैं ये CSS प्रैक्टिस में जाता हूँ, जैसे ही मैंने कोई ब्रांच बनाई तो मैं उसके अगेंस्ट एक पुल रिक्वेस्ट रेज करूंगा। क्यों?
क्योंकि मेरे चेंजेस अभी एक ब्रांच ऐसे ब्रांच में है जो लाइव नहीं है। अभी डे 7 के चेंजेस मेरे को लाइव करना है, और तो मैं क्या करूंगा कि मेन ब्रांच अपना जो फीचर्स डे 7 वाली ब्रांच है वो ब्रांच से मेन ब्रांच में मैं चेंजेस अपने मर्ज कर रहा हूँ। मर्ज करने के लिए पुल रिक्वेस्ट क्रिएट की जाती है, तो क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट करने का, और जैसी कोई अप्रूव वगैरह कर देगा तुम्हारी पुल रिक्वेस्ट, तुमको ये मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद कंफर्म मर्ज का ऑप्शन आ रहा है, वो कंफर्म मर्ज पे क्लिक करना है। कंफर्म मर्ज होने के बाद अभी तुम्हारे चेंजेस जो कि अभी मेन ब्रांच जो कि डिफॉल्ट ब्रांच है, जो कि लाइव ब्रांच है, वो लाइव ब्रांच में तुम्हारे चेंजेस चले गए। ठीक है, अब मैं अपने लोकल पे वो लाइव ब्रांच के चेंजेस आएंगे नहीं। देखो यहाँ पे अभी मैं ब्रांच शिफ्ट कर रहा हूँ, मेन ब्रांच में जा रहा हूँ। जैसे ही मैं मेन ब्रांच में गया, वैसे ये ऑल पोजीशन वाला जो फाइल था वो जो मैंने बनाया था वो अभी तक आया नहीं है। यहाँ पर आया क्या? नहीं आया है। नहीं आया है, क्यों नहीं आया है? क्योंकि मैंने लेटेस्ट, तो अब जब मेरे को यहाँ पे वो, क्योंकि वो मैंने कमिट कहाँ पे किया? ब्राउजर पे किया, क्लाउड पे किया, तुम्हारे लोकल पे थोड़ी मैंने मेन ब्रांच में कमिट किया। तो मेन ब्रांच अभी मैंने जो भी मेन ब्रांच में डाल दिया है मेरे खुद की ब्रांच से, डे 7 वाली ब्रांच से मैंने मेन ब्रांच में चेंजेस तो डाल दिया, लेकिन वो चेंजेस अभी भी लोकल पे आए नहीं है। क्यों नहीं आए हैं लोकल पे? क्योंकि मैंने एक कमांड बताई थी गिट पुल, मतलब अगर लोकल से रिमोट पे भेजना है तो पुश करेंगे, नहीं तो अपन क्या करेंगे? पुल करेंगे। तो ये अगर देखो, अभी ये देखो 3 चेंजेस उन्हें बता रहा है, थोड़ी देर लगी उसको, लेकिन 3 चेंजेस वो बता रहा है कि जो 3 चेंजेस जो बता रहा है जो कि तुमको पुल करना पड़ेगा। 3 कमिट्स फ्रॉम ओरिजिन। पुल बोले तो वहां से लेके आओ, ओरिजिन पे से लेके आओ, ओरिजिन में बोले तो रिमोट पे से लेके आओ, समझ रहे? या तो तुम एक कमांड फायर करेंगे गिट पुल ओरिजिन बोल के, गिट पुल ओरिजिन, क्योंकि ये इसको 3 चेंजेस विजुअल स्टूडियो को डिटेक्ट करने को टाइम लगा। या तुमको पता है कि चेंजेस हुआ है तो गिट पुल ओरिजिन लिख देना, तो तुम्हारे चेंजेस यहाँ पे आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। देखो ये रिफ्रेश बटन की जरूरत नहीं, और ये नहीं तो ये रिफ्रेश बटन जब भी कोई चेंजेस करे या फिर जब भी क्लाउड में कोई चेंजेस हुआ वो तुमको लेना है तो ये रिफ्रेश बटन दबाने का। तो अब देखूंगा मैं, तो ये देखो ऑल पोजीशन अभी तक दिख नहीं रहा था HTML, अब दिख रहा है क्योंकि मेरे पास लेटेस्ट चेंजेस जो भी क्लाउड पे थे वो यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं वापस से एक नया काम मिला मेरे को, तो अब मैं नया ब्रांच बना रहा हूँ। मेरे को एक नया काम मिला, मेरे को एक नया पेज बनाने को मिला, मैं नया पेज बना रहा हूँ। मेरे को एक टास्क नंबर मिला, तो मैंने वो टास्क नंबर डाला और मैं डे 08 बोल रहा हूँ। एक नई ब्रांच बनाना, ब्रांच बनाने का सिंटैक्स है ये फीचर लिखने का, स्लैश लिखने का, और फिर अब ये ब्रांच, अभी भी ये ब्रांच कहाँ पे बनी हुई है? मेरे लोकल पे बनी हुई है। क्लाउड पे जाऊंगा तो दिखेंगी क्या ये ब्रांच? नहीं दिखेंगी, ये ब्रांच नहीं दिखेंगी। कब तक नहीं दिखेंगी? या तो मैं कुछ चेंजेस पुश नहीं करता, या तो मैं यहाँ पे ये ब्रांच को पब्लिश नहीं करता। जब तक मैं पब्लिश नहीं करता ये ब्रांच मेरे को क्लाउड पे नहीं दिखेंगी। अभी के लिए मैं पब्लिश करके रखता तो ताकि मैं सिंक्रोनाइज रहूं। ठीक है, तो अब मैं अपना पेज बनाना या अपने लोकल पे कुछ कोई भी चीजें कर सकता हूँ जो कि किसी को कोई इफेक्ट तो नहीं गिरेगा, उससे किसी को कोई इफेक्ट नहीं गिरेगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट overflow.html फाइल। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे ये overflow.html बनाया।
देखिए मैंने ये overflow.html बनाया। ये overflow.html में मैंने हेडिंग दिया, p टैग दिया कुछ तो भी, और एक div लिया। अब ये div के अंदर इतना सारा टेक्स्ट डाल दिया मैंने कि वो स्क्रीन पे फिट अप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो ओवरफ्लो टेस्ट बोल के मैंने क्लास बनाई, जिसकी विड्थ मैंने 50% ली, और हाइट मैंने 100 पिक्सल ली। अभी मैं ये ओवरफ्लो निकाल देता हूँ प्रॉपर्टी। मैंने एक डिव बनाया जिसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन लिया, उसका टेक्स्ट का कलर व्हाइट लिया, पैडिंग मैंने उसको 15 पिक्सल दी, मतलब बॉर्डर से पैडिंग बोले तो क्या रहती? बॉर्डर और अपना जो एलिमेंट अंदर का है कंटेंट, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में अगर तुमको स्पेस डालना है तो हम लोग पैडिंग डालते। थोड़ी सी पैडिंग डाली मैंने। अब मैंने ये टेक्स्ट दिखा तो मेरे को दिख रहा है, क्योंकि ये 50% मैंने इसकी विड्थ ली, तो इसका आधा टेक्स्ट तो दिख ही नहीं रहा, गायब हो जा रहा है। वो डिव के अंदर ओवरफ्लो हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? ओवरफ्लो, या फिर उसके अंदर चला जा रहा है। मेरा टेक्स्ट जो है वो अंदर चला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, जो कंटेंट, क्योंकि मैंने इसकी हाइट भी फिक्स कर दी, मैंने इसकी विड्थ भी फिक्स कर दी। कितनी रखी? मैंने इसकी हाइट जो है वो 100 पिक्सल रखी और विड्थ जो है 50% रखी। तो 100 पिक्सल यहां से भी आता भी चाहता। अब 100 पिक्सल के अंदर जो मैंने टेक्स्ट डाला मेरा वो फिनिश नहीं हो रहा, बराबर। तो इस सिनेरियो में तुमको क्या लगेगा? स्क्रॉल लगेगा या ओवरफ्लो लगेगा। ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो तुमने ये सिनेरियो में। तो अगर मेरे को ओवरफ्लो प्रॉपर्टी यूज करना है तो मैं लिखूंगा ओवरफ्लो, और यहाँ पे ओवरफ्लो के पास 4-5 ऑप्शन है। ओवरफ्लो ऑटो, ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो स्क्रॉल, ओवरफ्लो विजिबल। मैं पहले ओवरफ्लो विजिबल डाल के देखता हूँ क्या होता है। मैंने अगर ओवरफ्लो विजिबल डाला, ओवरफ्लो विजिबल से कुछ नहीं हो रहा है। ओवरफ्लो विजिबल की जगह अभी चलो ओवरफ्लो स्क्रॉल डालते हैं। ओवरफ्लो स्क्रॉल डाला मैंने, तो देखो ये ऑटोमेटिकली राइट साइड का स्क्रॉल आ गया। ऑटोमेटिकली राइट साइड का स्क्रॉल आ गया। एक ही चीज से ओवरफ्लो स्क्रॉल से। ओवरफ्लो क्या किया था पहले मैंने? विजिबल। ये शायद बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, ज्यादा कुछ नहीं करती है। ठीक है, ये देखेंगे ओवरफ्लो के अंदर देखो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी, द ओवरफ्लो इज नॉट क्लिप्ड। तो देखो सो ओवरफ्लो में कितने प्रॉपर्टी है? मेजर 4। कौन कौन सा प्रॉपर्टी है? ओवरफ्लो विजिबल जो कि डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है। तो ये नॉट क्लिप मतलब वो जो भी कंटेंट है आउटसाइड द एलिमेंट्स बॉक्स डिस्प्ले कर देता है। ये देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, अभी हाइट और विड्थ कम कर दिया। इन्होंने हाइट और विड्थ कम कर दिया, तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है विड्थ 200 पिक्सल है, हाइट 65 पिक्सल है, और ओवरफ्लो क्या है? विजिबल है। ओवरफ्लो क्या है? विजिबल है। तो उन्हें क्या कर रहा है, जो भी है ना इसके बाहर चला जा रहा हो। विजिबल बोले तो बाहर चला जा रहा है। वो अपने पास क्यों नहीं हुआ वो? अच्छा, अपना फॉन्ट का साइज वाइट है इसीलिए नहीं दिख रहा है। ब्लैक करो फॉन्ट का साइज, फिर ब्लैक करके यहाँ पे ओवरफ्लो विजिबल करते हैं। देखो ओवरफ्लो विजिबल किया मैंने, तो उन्हें क्या हुआ, जो भी डिव का कितना भी साइज होगा बोला उन्हें, मेरे को मेरा टेक्स्ट तो दिखाना ही है, तो उन्होंने क्या किया उसको बाहर ला लिया। तो अब बहुत सारे साइटों पे ये गलतियां दिखते, जैसे छोटा स्क्रीन हो जाता, वो टेक्स्ट स्क्रीन के बाहर चला जाता और तुमको वो डिव के नीचे दिखता है। खासकर अपने गवर्नमेंट के साइटों पे तुमको ये बहुत दिखता है। खैर, तो ये एक हो गया। दूसरा हो गया
जब तुम छोटा बड़ा करोगे स्क्रीन तब भी ये होता है। दूसरा हो गया कि ये विजिबल नहीं रखना है, मुझे क्या करना है, हिडन कर देना है। क्या करना है, हिडन। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको हिडन कर सकता हूँ। ये हिडन मेरे तो अंदर चला गया। पहले वो हिडन नहीं था, वो व्हाइट टेक्स्ट के कारण वो दिख नहीं रहा था, बराबर। व्हाइट टेक्स्ट के कारण वो दिख नहीं रहा था। बाय डिफॉल्ट अगर मैंने ओवरफ्लो प्रॉपर्टी दिया ही नहीं, अगर मैं बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी ओवरफ्लो दिया ही नहीं मैंने, तो क्या रहेगा वो, बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, कोई भी टेक्स्ट विजिबल रहेगा। ठीक है, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी क्या रहेंगी, विजिबल रहेंगी। अभी मैंने क्या कर दिया, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी हिडन कर दिया। हिडन कर दिया बोले तो अब वो div के पीछे है वो हाइड होगी। जो भी एक्स्ट्रा की है, जो भी एक्स्ट्रा के तुम्हारा टेक्स्ट है वो क्या हो गया, हाइड हो गया। वो क्या हो गया, हाइड हो गया, ये हिडन हो गया। फिर बाद में मैं बोला यार ये ओवरफ्लो हाइडन भी नहीं चाहिए, अपन क्या करते हैं, इसको ओवरफ्लो स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, अभी ओवरफ्लो स्क्रॉल करा मैंने तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ गया, स्क्रॉल आ गया। ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्क्रॉल आ गया। और कौन सा प्रॉपर्टी है, एक ऑटो है। ऑटो से क्या होता है कि जहां जहां भी रिक्वायर्ड स्क्रॉल लग रहा वो स्क्रॉल में लगा देता है ऑटोमेटिकली ब्राउजर के हिसाब से। अभी देखो, पहले मैंने स्क्रॉल लगाया था तो राइट साइड का, नीचे का भी स्क्रॉल आया था और राइट साइड का भी स्क्रॉल आया था, बराबर। तो ब्राउजर बोलता है कि मेरे को नीचे का नहीं लग रहा है ना, तो मैं क्यों लगाऊंगा, बराबर। अब अगर मेरा स्क्रीन छोटा हो जाता है, समझ लो इतना छोटा हो जाता है कि वो विड्थ, अच्छा वो विड्थ एडजस्ट कर ले रही है 50%। अब इसको विड्थ को 100% करके ट्राई करते हैं। विड्थ 100% नहीं, कम से कम 500 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, 500 पिक्सल मैंने कर दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब मैंने जैसे ये छोटा हुआ तो खैर ब्राउजर को ही स्क्रॉल लग गया ऑटो, अपने एलिमेंट को नहीं लगा। ठीक है, अगर अपने को एक्स और वाई दोनों का स्क्रॉल लगाना है, ऑटो से उन्होंने जितना कंटेंट लगाना है उसको लगा रहा है, राइट साइड का नहीं लगा रहा है। स्क्रॉल बोलेंगे तो तुम दोनों साइड लगा रहा है। फिर बाद में अपने पास एक ऑप्शन है स्क्रॉल डैश एक्स, तो क्या होगा, एक्स एक्सिस पे स्क्रॉल लग जाएंगे। स्क्रॉल डैश एक्स एक्सिस पे स्क्रॉल लग गया। हाँ, नहीं लगा क्या, रुको देखेंगे। Scroll auto value is similar to scroll but it adds scroll bar only when necessary। जब भी necessary लगेगा तब अपन यूज करेंगे। अभी देखो इन्होंने यहाँ पे ओवरफ्लो एक्स हिडन रखा और ओवरफ्लो एक्स हिडन रखा और ओवरफ्लो वाई स्क्रॉल रखा। तो एक्स क्या हो जाएगा, हिडन हो जाएगा, तो वाई क्या हो जाएगा, स्क्रॉल हो जाएगा। हम लोग अकॉर्डिंगली एक्स और वाई चेंज कर सकते हैं। तो अभी अपन यहाँ पे करा तो क्या नहीं हुआ बोल रहे तो एक्स आ रहा है ना, हाँ स्क्रॉल क्योंकि तुम्हारा टेक्स्ट फिटअप हो रहा है ना। किसको, विड्थ को तुम बड़ा करो अभी, ठीक है, हाँ छोटा करके देखो। नहीं, तुम्हारा टेक्स्ट वो डिव के अंदर ही रह रहा है। तुम्हारा टेक्स्ट जो है वो डिव के अंदर ही रहेगा, तो वो क्या होगा, स्क्रॉल इधर नहीं लगेगा, नीचे लग रहा है स्क्रॉल। स्क्रॉल क्या है, ब्राउजर को लग जा रहा है, तुम्हारे डिव को नहीं लग रहा है स्क्रॉल। तो नीचे वाला जो स्क्रॉल बार आ जा रहा है लेकिन स्क्रॉल नहीं आ रहा है, बराबर। तो डिव में अभी मैं इसको यहाँ पे, तुम्हारा जो टेक्स्ट है ना वो रैप हो चुका है, तो अपन क्या कर सकते हैं,
नो रैप या फिर एक टेक्स्ट का नो रैप बोल के है, मतलब उन्हें क्या करेंगे, सीधा 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 अंदर लेके जाएगा। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, तुम्हारा जो टेक्स्ट है ना वो क्या हो रहा है, नीचे आ जा रहा है बार बार, बराबर। जैसे जैसे वो नीचे आ जा रहा है मतलब उन्हें आगे जा रहा क्या, तो अगर आगे नहीं जा रहा है वो, तो वो उसको स्क्रॉल नहीं लग रहा है, क्योंकि वो नीचे जा रहा है हमेशा, क्योंकि तुम्हारा टेक्स्ट का पोजीशन क्या है, हाँ, व्हाइट स्पेस नो रैप बोल के डालो। ये एक प्रॉपर्टी है, व्हाइट स्पेस नो रैप बोल के डालो, तो अब क्या होगा, तुम्हारा पूरा टेक्स्ट एक ही लाइन में आ गया। तो अब तुम्हारा स्क्रॉल एक्स लगा, बराबर। तुम्हारा जब टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट क्या रहता, व्हाइट स्पेस जो है वो रैप रहता बोले तो ऑटोमेटिकली उन्हें नीचे आ जाता, समझ रहे हो। सबको समझ में आ गया ये? किसी को कोई क्वेश्चंस किसी को कोई क्वेश्चंस? किसी को कोई क्वेश्चन स्क्रॉल में? अभी CSS float बोले तो the CSS float property specify how an element should float बोले तो क्या तुमको राइट साइड में भेज देने का एलिमेंट को या लेफ्ट साइड में भेज देने का, फ्लोट करने का मतलब। The CSS clear property specify what the element can float beside the cleared element on which sides। तो ये देखो अभी एग्जांपल, फ्लोट बोले तो अपन या तो लेफ्ट फ्लोट कर सकते हैं, या तो राइट फ्लोट कर सकते हैं, या तो नन कर सकते हैं, या तो इनहेरिट कर सकते हैं। इनहेरिट बोले तो जो भी पेरेंट के अंदर फ्लोट प्रॉपर्टी लगाई हुई है वो सेम प्रॉपर्टी चाइल्ड को भी लगा दो, समझ रहा है। अभी देखो मैं यहाँ पे क्या किया उन्होंने कि यहाँ पे उसने एक इमेज टैग लिया, ये इमेज टैग को फ्लोट राइट बोला। अब ये इमेज टैग को फ्लोट लेफ्ट बोलता हूं मैं और इसको रन करता हूं, तो देखो उन्हें लेफ्ट में आ गई और टेक्स्ट ऑटोमेटिकली फ्लोट हो गया, तो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया। तो फ्लोट प्रॉपर्टी जब भी तुमको ऐसा टेक्स्ट और इमेज और टेक्स्ट ऐसा कुछ तो दिखाना है ना, तब हम लोग क्या करते हैं, फ्लोट प्रॉपर्टी यूज करते। फ्लोट प्रॉपर्टी समझ रहे हैं? फ्लोट प्रॉपर्टी है, image will float to the right in the paragraph and the text in the paragraph will wrap around the image। मतलब ऑटोमेटिकली लेफ्ट किया मैंने तो ये जो इमेज लेफ्ट में फ्लोट हो रही है और उसका जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली रैप हो जा रहा है बोले तो वो इमेज के आगे नहीं जा रहा है, मतलब इमेज जैसी मिल जा रही है नीचे 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 आते जा रहा है, रैप होते जा रहा है। लेफ्ट की जगह ये राइट ही अच्छा दिख रहा है। समझाइए फ्लोट प्रॉपर्टी, फ्लोट राइट, फ्लोट लेफ्ट, इस तरीके से तुम लोग अलग अलग फ्लोट प्रॉपर्टी दे सकते हो। नो फ्लोट करा तो देखो क्या हो गया, नो फ्लोट करा तो सबसे पहले इमेज आ गई, बाद में पैराग्राफ चालू हुआ, बराबर। और ये पहले लाइन में तो वो इमेज बोल रहा वो एक ही लाइन में है, तो इमेज ने क्या करा, ऑटोमेटिकली पहले लाइन को विड्थ इतना बड़ा दे दिया, तो पहला लाइन तुम्हारा ऐसा आ गया, समझ रहे हो। फ्लोट नन से फ्लोट नेक्स्ट टू ईच अदर,
ये देखो, ये एग्जांपल बहुत बहुत पूछता है इंटरव्यू में। मेरे को div को बाजू बाजू लाके बताओ बोलता है उन्हें। अभी पहले div को क्या किया इन्होंने, पहले तो div को उन्होंने क्या किया, फ्लोट लेफ्ट कर दिया। अब div क्या रहता है, ये इसको लेता हूं मैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अभी यहां पर फ्लोट लिया, कंसिडर करो मैं ये कोई भी CSS नहीं डालता था, कोई भी CSS नहीं डालता था और इसको ओपन विद लाइव सर्वर करता था, तो एक के नीचे एक div का डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट है बोले तो एक के नीचे एक ही आएगा div। अब इंटरव्यू कैसा तेरा क्वेश्चन पूछता है कि मेरे को वो div को आजू बाजू लाके बता, एक div को दूसरे div को चिटका के बताओ, ठीक है। तो अपने को पहले तो फिर इसने क्या किया, यहाँ पर तो मैंने क्या किया, अभी यहाँ पे इसको अभी फ्लोट नहीं है, समझ लो यहाँ पे फ्लोट नहीं है, तो ये div एक के नीचे एक ही है। अगर मैं मेन div को मेरे पेरेंट div को सॉरी ये div टैग को, अभी क्या है ये क्लासेस है div1 div2 div3, हर div को एक अलग अलग कलर दिया खाली समझने के लिए कि क्या हो रहा है। कितना भी बड़ा करो, ये div का प्रॉपर्टी है कि उन्हें पूरा एक ब्लॉक बनेगा, एक ग्रुप बनेगा, बराबर। ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो इंटर मारेगा, थोड़ी सी पैडिंग गिडिंग देगा। तो अगर मैंने इसको फ्लोट लेफ्ट लिख दिया तो देखो वो ऑटोमेटिकली अपने टेक्स्ट के हिसाब से जितना टेक्स्ट है उतना ही स्पेस लिया उसने और आजू बाजू आ गया। तो इस तरीके से भले ही वो div है, फ्लोट लेफ्ट करने से क्या हो गया कि वो आजू बाजू नेक्स्ट टू ईच अदर फ्लोट करने लगा, नेक्स्ट टू ईच अदर आ गया वो। हाँ देखो फ्लोट राइट करके इधर से आया, फ्लोट नन करो, बाय डिफॉल्ट फ्लोट नन करता। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन? अगर div है, अब ये फ्लोट के अंदर ही एक और है क्लियर प्रॉपर्टी। अभी क्या होता है कि अभी देखो ये क्लियर फिक्स तो उसने एक क्लास बना दिया, ऐसा कोई क्लियर प्रॉपर्टी है क्या? क्लियर प्रॉपर्टी अच्छा
फ्लोट में क्या प्रॉब्लम होता है, अभी फ्लोट में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है फ्लोट में कभी कभी कि देखो सबसे पहले यहाँ पर उसने क्या किया, एक डिव लिया और ये डिव का इतना ही छोटा कंटेंट है, लेकिन मतलब अभी क्या हो गया कि तुम्हारा डिव क्या हो गया, डिव छोटा हो गया, इमेज बड़ी हो गई। मेरे को क्या चाहिए कि ये जो इमेज के साइज का ऑटोमेटिकली डिव हो जाना, इमेज के साइज का ऑटो मतलब ये जो इमेज है वो डिव के अंदर आ जाना। तो उसके लिए क्या किया इसने उसने एक क्लास लिया, वो क्लास क्या किया उसने, वो डिव को लगा दिया, पेरेंट डिव को क्या करा, क्लियर फिक्स बोल के क्लास लगा दिया और उसने ओवरफ्लो ऑटो बोल के प्रॉपर्टी लगा दिया। तो ये फिक्स चल जाता था, ये फिक्स चल जाता था, मतलब ये देखो मैं यहाँ पे ये क्लियर फिक्स बोल के प्रॉपर्टी निकाल दे रहा हूँ, उसको रन कर दे रहा हूँ, तो क्या हो रहा है वो एक दूसरे के ऊपर मतलब मेरा जो डिव है वो डिव जो है वो अलग हो जा रहा है और इमेज जो है उसके बाहर आ जा रही है, मतलब इमेज क्या हो जा रही है, ओवरफ्लो हो जा रही है, ओवरफ्लो हो जा रही है बोले तो इमेज क्या हो जा रही है, डिव के बाहर चले जा रही है, डिव के बाहर चले जा रही है। तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे फिर एक प्रॉपर्टी लिया अपन ने, एक क्लास बनाई और वो क्लास को क्या किया, ओवरफ्लो ऑटो कर दिया। ओवरफ्लो ऑटो करने से क्या हुआ अभी कि वो इमेज क्या हो गई, ऑटोमेटिकली ओवरफ्लो हो गई। ओवरफ्लो होगी बोले तो उन्होंने क्या करा, वो डिव को ऑक्यूपाई कर लिया, डिव के अंदर ही रहा, वो डिव के बाहर गया क्या, नहीं गया, वो इमेज डिव के बाहर नहीं गया। तो पहले अपन ये करते थे, लेकिन अभी जो लेटेस्ट मॉडर्न उसके अंदर क्या हुआ, मॉडर्न बोल के जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोगों को ये क्लियर बोल के प्रॉपर्टी आया। क्लियर प्रॉपर्टी क्या करता है, दोनों को लगा दिया अपन। अभी देखो यहाँ पे ऊपर वाले एग्जाम्पल के अंदर हमने ये क्लियर प्रॉपर्टी नहीं लगाई और यहाँ पर ये क्लियर फिक्स के अंदर अपन ने क्या किया, इंस्टेड ऑफ ओवरफ्लो हम बोल रहे क्लियर बोथ, क्लियर बोथ बोले तो लेफ्ट हैंड का भी और राइट हैंड को भी क्लियर रखो। क्लियर रखो बोले तो एक दूसरे के सिंक्रोनाइजेशन में रखो, मतलब एक ऊपर टेक्स्ट खत्म हो जा रहा है, नीचे इमेज खत्म हो जा रही, या ऊपर इमेज खत्म हो जा रही, नीचे टेक्स्ट खत्म हो जा रहा है, ऐसा मत करो। बहुत रेयरली यूज होता है ये, बट ठीक है, ये इवन इंटरव्यू में भी नहीं पूछता है। अभी देखो यहाँ पे ये फ्लोट प्रॉपर्टी मेजरली जो है फ्लोट प्रॉपर्टी जो है ये मेजरली क्या होता है कि ये इमेजेस के साथ खेलने के लिए काम में आता है। अब एक और प्रॉपर्टी है यहाँ पे बॉक्स साइज प्रॉपर्टी। बॉक्स साइज प्रॉपर्टी, व्हाट इज अ बॉक्स साइजिंग? Box sizing, you can easily create 3 floating boxes side by side. However, when you add something that enlarge the width of each box, padding and the box will break. The box property allows us to include padding and border in the box total width and height, making sure that the pricing stays in the padding stays inside the box and that it is not breaked. अभी अपन ने क्या देखा था, पैडिंग और मार्जिन वगैरह देखा था ना, तब क्या हो गया था, अगर मैं पैडिंग लेफ्ट दे रहा और विड्थ भी दे रहा तो क्या हो रहा था, बॉक्स का साइज क्या हो जा रहा था, बॉक्स का साइज क्या हो रहा था, मैंने पैडिंग लेफ्ट दिया 50 और विड्थ दिया 300 तो क्या हो रहा था, प्लस हो जा रही थी, 350 की बॉक्स की विड्थ हो जा रही थी, बराबर। क्यों?
क्योंकि क्या इफेक्ट कर रहा था, पैडिंग इफेक्ट कर रहा था। अगर मेरे को वैसा नहीं चाहिए, मैं बोल रहा हूं कि यार पैडिंग में मेरे विड्थ को इफेक्ट नहीं करना, पैडिंग और बॉर्डर और मार्जिन ने मेरे विड्थ को इफेक्ट नहीं करना, उन सिनेरियो में हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो स्टार है, स्टार सेलेक्टर के थ्रू हमने क्या दिया, बॉक्स साइजिंग बोला, बॉर्डर बॉक्स बोल दिया। तो क्या बोल रहे हैं अभी अपन, मतलब बॉर्डर और जो दूसरी चीजें है, क्योंकि बॉर्डर और पैडिंग होंगी तो विड्थ के साथ उन्हें खेल के क्या करेंगी, उसको ब्रेक कर देंगी। तो मैंने अगर पैडिंग भी डाला तो वो विड्थ के साथ एडजस्ट हो जाना, विड्थ के साथ एडजस्ट हो जाना। इसीलिए ये स्टार बोले तो यूनिवर्सल, मतलब सभी एलिमेंट्स को, जितने भी मेरे पेजेस है उन सभी एलिमेंट को बॉक्स साइजिंग जो है बॉर्डर बॉक्स डाल दो। बॉर्डर बॉक्स डालने से क्या होगा कि जो पैडिंग वगैरह अपन डालते हैं वो तुम्हारे विड्थ को बड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि तुम विड्थ बढ़ाते हो और पैडिंग भी देते हो, तुमको समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है। मतलब अभी अपन ने पढ़ लिया इसीलिए ठीक है, तुमको क्लिक हुआ वो टाइम पे तो ठीक है, लेकिन बहुत सारों को वो क्लिक नहीं होता है कि इन्हें विड्थ के साथ प्लस भी कर ले रहा, फिर तुम इंस्पेक्ट करके देखते हो तो इसकी तो विड्थ 350 400 चली जा रही है बोलते हो तुम। तो उस सिनेरियो को अगर तुमको अवॉइड करना है तो क्या करना, बॉक्स साइजिंग जो प्रॉपर्टी है वो उसको यूनिवर्सली सेट कर देना बॉर्डर बॉक्स पे, यूनिवर्सली सेट कर देना बॉर्डर बॉक्स पे। जो बॉक्स प्रॉपर्टी है उसको हम लोग यूनिवर्सली सेट कर देंगे बॉर्डर बॉक्स पे, ठीक है। अभी देखो हमने यहाँ पे बॉक्स बॉर्डर बॉक्स कर दिया। अब मेरे पास 3 इमेज है, एक इटली की है, एक फॉरेस्ट की है, एक माउंटेन्स की है। वो 3 इमेज को मेरे को साइड बाय साइड लेके आना है। तो अपन ने क्या किया, फ्लोट प्रॉपर्टी यूज किया, फ्लोट लेफ्ट, विड्थ जो है 33.3 दिया। 33.3 क्यों दिया, क्योंकि जनरली पूरा टोटल कितना है 100, टोटल कितना है 100% है। 100% में से सबको अगर इक्वली डिवाइड करना है 3 में तो 33.3। तो हर एक इमेज को मैंने क्या दिया 33.3 दिया, 33.3 दिया, 33.3% का विड्थ दिया, बराबर। 100 डिवाइडेड बाय 3 33.3%। और फिर मैंने पैडिंग वगैरह दिया थोड़ी सी, और मैंने अभी क्या करा, मैंने फ्लोट कर दिया। अगर मैं ये निकाल देता हूं प्रॉपर्टी तो क्या हो रहा, ये देखो मैंने ये प्रॉपर्टी निकाल दिया तो ये इमेज वो उसके ऊपर चिटक जा रही है। लेकिन अगर मैंने ये प्रॉपर्टी डाला, अरे यार ये प्रॉपर्टी डाला क्लियर बोथ को, तो इन्हें थोड़ा सा स्पेस दिया, मतलब इक्वली डिवाइड कर दिया स्पेस थोड़ा सा। अभी कैसा है, विड्थ 100%, अगर मेरा ये विड्थ 50% रहता था, अगर मेरा ये विड्थ 50% रहता था तो क्या होता था, एक नीचे इधर आई, एक नीचे इधर आई। और क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लियर लगाया तो उन्होंने एक स्पेस छोड़ दिया। अगर मैं ये क्लियर नहीं लगाता था और इसको रन करता हूं तो देखो वो टेक्स्ट उसके बाजू आया, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ क्या। तो मतलब टेक्स्ट और इमेज अपने आप को बिगाड़ दे रहे। तो अगर उसको अवॉइड करने का तो क्या करने का, क्लियर फिक्स बोलकर एक क्लास लेने का, क्लियर फिक्स बोलकर एक क्लास लेने का। कोलन आफ्टर लिखे तो चलता, नहीं भी लिखे तो चलता। आफ्टर बोले तो वो थोड़ा सा ऐसा ब्लिंक का इफेक्ट नहीं डालता। तो उसमें क्या किया अपन ने, क्लियर को बोथ, क्लियर प्रॉपर्टी को डिस्प्ले को टेबल कर दिए और क्लियर को बोथ कर दिए। कंटेंट वो आफ्टर के लिए ना, मतलब बाद में क्या कंटेंट दिखाना, इसीलिए वो हमेशा ब्लैंक ही रहता। कंटेंट प्रॉपर्टी जो है आफ्टर की वास्ते यूज होती है। वैसे तुम लोगों को आफ्टर की जरूरत नहीं है, ये आफ्टर कोलन आफ्टर की जरूरत नहीं है।
ठीक है। और ये कंटेंट प्रॉपर्टी की भी जरूरत नहीं है, वो आफ्टर अगर तुम लगाएंगे तो वो कंटेंट प्रॉपर्टी आती है। मतलब आफ्टर बोले तो ये बोल रहा है कि वो पहले इमेजेस लोड होने के बाद, डिव लोड होने के बाद ये प्रॉपर्टी लगाओ, पहले मत लगाओ। एक बिफोर रहता है, एक आफ्टर रहता है। बिफोर द कंटेंट लोड्स और आफ्टर द कंटेंट लोड्स, समझ रहे? इसमें हर एक इमेज को उसने साइज 100% दिया, हाँ, और एक इमेज कंटेनर लिया। इमेज कंटेनर में हम लोग ने 50-50% दिया, तो फ्लोट लेफ्ट दिया। अगर फ्लोट लेफ्ट नहीं देते थे अपन, फ्लोट लेफ्ट नहीं देते थे, फ्लोट प्रॉपर्टी नहीं यूज करते थे, तो क्या होता था? एक के नीचे एक आता था। मैं यहाँ पे जैसी फ्लोट प्रॉपर्टी डाल रहा हूं और इसको रन कर रहा हूं, तो वो तो वो एक के बाजू एक आ रहा, ठीक है। कोई क्वेश्चन ये फ्लोट के अंदर ये इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, अगर अनलेस तुमको इमेजेस वगैरह के साथ खेलना है, ये करना है, तो ही ये फ्लोट प्रॉपर्टी यूज में आती है। तो देखो कोई भी नई प्रॉपर्टी आई तो प्रॉपर्टी का कुछ ना कुछ डेफिनेशन रहता। गूगल पे कर जाने का, जैसा कि मेरे को याद था कि wrap text बोल के कुछ तो भी रहता, मैंने गूगल करा, उसका सिंटैक्स दिया, डाल दिया, समझ में आ रहा। तो कोई भी तुमको तुम लोग अगर खुद से भी नहीं कर रहे हो कोई चीज, जैसा कि इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुमको मैंने एक असाइनमेंट दिया था, तुम्हारा खुद का पोर्टफोलियो बनाने का असाइनमेंट, तो गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, क्योंकि सिर्फ 2-3 दिन में या 8 दिन के सीएसएस के पढ़ाई में तुम खुद से ही सीएसएस लिखने चालू करोगे, ये एक्सपेक्टेड भी नहीं है। तुमको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, लेकिन तुम प्रैक्टिस कब करोगे या कैसे करोगे? तो बना के करोगे प्रैक्टिस, बराबर। तो पोर्टफोलियो बनाओ, खुद का एक वेबसाइट बनाओ, एक फेसबुक के जैसा पेज बनाओ, एक नेटफ्लिक्स के जैसा पेज बनाओ, गूगल करो और खाली देखो। अभी पहले तो तुमको ये समझता भी नहीं था कि ये पेज कैसा बनाता है, अब तो तुमको समझना तो चाहिए कि चलो इन्होंने ये क्लास बनाया है, इन्होंने ये प्रॉपर्टी डाला हुआ है। उतना भी अगर तुमको समझ में लगा और तुमने देख के करो, लेकिन करो, हाँ, खुद से लिख के देख के भी लिख कर करो तो भी चलेगा, देख के लिख कर करोगे तो भी चलेगा। मैंने ये बिट को निकाल दिया तो क्या होता, मैंने ये फ्लोट को निकाल दिया तो क्या होता, समझ रहे हो? तो देख के करो, लेकिन करो, प्रैक्टिस करो या फिर बार बार इसको अलग अलग तरीके से डालो। भले ही तुम लोग ये सब देख के करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज फाइन कि सबको एक ही रात में कुछ भी आ जाएगा, या फिर ये जो भी बता रहे अपन ये सब आ जाएगा, ये जरूरी नहीं है। बट इट इज इम्पोर्टेंट कि तुम लोग ये देख के तो भी एटलीस्ट समझो। अच्छा, इसने यहाँ पे बॉडी के अंदर UL टैग लिया, LI टैग लिखा, चलो ये href a टैग लिया, इसमें होम वगैरह दिया, ये एक क्लास लिया उन्होंने एक्टिव, इसीलिए मेरे को ये होम एक्टिव दिखा रहा है, ठीक है। क्यों एक्टिव दिखा रहा है? क्लास लिया उन्होंने एक्टिव, और ये एक्टिव को बैकग्राउंड एक क्लास लिया एक्टिव, ये एक्टिव को उसने बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे LI के ऊपर A के ऊपर होवर करेंगे तो कुछ और बैकग्राउंड कलर दिया। तो देखो मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो उसने ब्लैक कुछ तो भी कलर दिया। फिर इसने क्या किया, LI आइटम को इसने क्या किया, पहले तो UL आइटम को, पहले तो UL है ना, वो बुलेट देता था उन्हें क्या करता था, बुलेट कर देता था उसको। तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पे स्टाइल क्या कर दिया, नन कर दिया, मार्जिन 0 कर दिया, पैडिंग 0 कर दिया, ओवरफ्लो हिडन कर दिया, और बैकग्राउंड कलर इसने 3 दे दिया। तो ये पूरे UL टैग को क्या हो गया, बैकग्राउंड कलर ब्लैक आ गया, जो भी है। फिर उन्होंने क्या किया, हर एक LI को लेफ्ट में फ्लोट करवा दिया। अभी अगर मैं ये हर एक LI का जो फ्लोट प्रॉपर्टी है लेफ्ट का निकाल दूं तो उन्हें नीचे आ रहे हैं अभी,
तो नीचे आ रहे हैं, तो मैंने क्या किया, li टैग को लिखा, li एलिमेंट को प्रॉपर्टी दिया, उसको फ्लोट लेफ्ट बोला, अभी रन कर रहा हूँ तो वो ने फ्लोट लेफ्ट हो रहा है। और फिर बाद में मैंने a टैग को ऐसी डिस्प्ले नल, उसका कलर चेंज किया, उसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया, उसको पैडिंग दिया, वो टॉप और बॉटम टॉप और 14 ऊपर और नीचे, 16 लेफ्ट और राइट, बराबर। दो ही नंबर दिया पैडिंग में मैंने, एक ही देता था तो चारों साइड से सेम रखता था। टेक्स्ट डेकोरेशन नन क्यों किया मैंने, ये देखो, ये जो ए टैग को अगर टेक्स्ट डेकोरेशन, ए टैग का बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट डेकोरेशन क्या है, अंडरलाइन। ए टैग देखा तुमने, बराबर, बहुत बार दिखा, अभी तो आना चाहिए। तो अंडरलाइन निकालना है मेरे को, तो क्या किया मैंने, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया। और ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या बना दिया, एक नेविगेशन बार बना दिया, सिंपल नेविगेशन बार यूएल टैग के थ्रू हमने एक नेविगेशन बना दिया, सो इस तरीके से तुम लोग क्या कर रहे हो कि देख के करो। अभी चलो ये एक एग्जांपल है, जैसे कि अपन ने हेडर, फुटर, गिटर सब बनाया था, बराबर। इसको क्या बोलते हैं, लेआउट। लेफ्ट साइड में आर्टिकल, असाइड टैग, फिर ऊपर में हेडर टैग, नीचे में फुटर टैग, बराबर। तो इसमें क्या कर दिया, देखो, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स कर दिया, बॉडी का पूरा बैकग्राउंड कलर व्हाइट कर दिया, इसीलिए ये देखो ये व्हाइट दिख रहा है। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक, अभी इसने पूरा डिव से लिया है। डिव से करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये सिमेंटिक नहीं है। हमेशा अगर ऐसा लेआउट बनाने का है तो सिमेंटिक लेआउट किसको बोलते हैं, जिसकी खुद के मीनिंग हो। Every element has some meaning. It is understandable by the browser as well as the humans. उसको क्या बोलेंगे, सिमेंटिक टैग्स बोलेंगे। अभी यहाँ पे अपन ने क्या किया, div टैग को एक हेडर टैग ले लिया, div टैग को एक हेडर टैग ले लिया, फुटर, हेडर और फुटर ये दोनों को उन्होंने क्या कर दिया, बैकग्राउंड कलर ग्रे कर दिया, उसके टेक्स्ट का कलर व्हाइट कर दिया, पैडिंग दे दिया, चारों साइड से पैडिंग दे दिया 15 पिक्सल की। तो ये ऊपर का हो गया। फिर उसने क्या किया, फिर देखा तो एक ऊपर पेरेंट डिव लिया उसने। अभी देखो, अपने को ये वाला जो टेक्स्ट वाला सेक्शन है और ये वाला टेक्स्ट है, एक दूसरे को फ्लोट करवाना है, बराबर। फ्लोट करवाना है ना लेफ्ट, तभी जाके इन्हें इधर लेफ्ट साइड में दिखेगा, उन्हें उधर राइट साइड में दिखेगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक डिव लिया क्लियर फिक्स बोल के, और ये इसको, ये जो क्लास है क्लियर फिक्स को, इसको बोथ कर दिया और डॉट कॉलम लिया। डॉट कॉलम बोल के एक कॉलम है। हाँ, एक और चीज तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हारे दो अलग अलग क्लासेस है, वो भी तुम एक ही एलिमेंट को अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो क्लास प्रॉपर्टी है ना, ये, हाँ बोलो अनिल। तो मैंने यहाँ पर सबसे ऊपर का एक बड़ा डिव लिया, वो डिव के अंदर एक और डिव लिया कॉलम वाला, और ये दूसरा है कॉलम मेनू वाला एक डिव लिया मैंने, और एक कॉलम कंटेंट वाला डिव लिया। तो मैं ये बोल रहा था तुम लोग को कि ये भी तुमको नया दिखेगा, बट दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन कि तुम क्लास के अंदर दो क्लास को एक साथ स्पेसिफाई कर सकते हो, स्पेस सेपरेटेड। अब मैंने क्या बोला, ये जो डिव है इसको कॉलम क्लास भी ले लो, कॉलम क्लास के अंदर फ्लोट लेफ्ट है और पैडिंग 15% है, प्लस मेनू क्लास भी ले लो। मेनू क्लास के अंदर विड्थ 35 GB है, मतलब अभी टोटल क्या लगेगा वो पूरे डिव को, कॉलम फ्लोट लेफ्ट लगेगा, पैडिंग 50% लगेगा और विड्थ उसको 25% लगेगा, समझ रहा। तो स्पेस सेपरेटेड भी तुम एक से दो कॉलम, एक से दो क्लास के नाम लिख सकते हो। फिर मैं देखूंगा यहाँ पर, चलो इसने क्या किया, एक पेरेंट डिव लिया सबसे पहले, और वो पेरेंट डिव को फ्लोट बोला। अब ये पेरेंट डिव में उसने दो चाइल्ड डिव लिया, एक तो कॉलम लिया, ये कॉलम है एक, और वो कॉलम को एक मेनू को 25% विड्थ दिया, और एक दूसरा लिया, उसको भी कॉलम ही दिया, कॉलम दिया बोले तो उसको भी फ्लोट लेफ्ट ही दिया, और उसको फ्लोट लेफ्ट देके उसको कंटेंट बोल के क्लास दिया। अब कंटेंट में क्या किया उन्होंने,
75% क्या दिया उन्होंने, विड्थ कंटेंट को दे दिया, और 25% विड्थ उसने क्या कर दिया, मेन्यू को दे दिया। तो ये इतना जो सेक्शन है वो ऑटोमेटिकली क्या बन गया, मेन्यू, मतलब 25% बन गया, 25% विड्थ का। और इधर का जो सेक्शन है वो कितना बन गया, 75। टोटल उन्होंने 100% विड्थ ऑक्युपाई कर दिया। लेफ्ट साइड का 25, राइट साइड का 75। इस तरीके से अपन ने क्या किया, ये मेन डिव को दो डिव में डिवाइड करके फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज करके एक के बाजू एक ला लिया, एक के बाजू एक ला लिया, समझ रहे। बाद में तो नॉर्मल प्रॉपर्टीज है, बाद में तो यूएल वगैरह लिया उन्होंने, फ्लाइट वगैरह को, हर एक मेनू को यूएल टैग लिया, और यहाँ पे H1 वगैरह टैग है। बाकी तो ये फुटर है, फुटर का कोई नहीं है। तो मेनू एलआई का, मेनू एलआई को थोड़ा सा स्पेस देने का, ये इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, तो इन्होंने पैडिंग दिया, मार्जिन बॉटम दिया, नीचे से मार्जिन दिया, और बैकग्राउंड कलर उसका ब्लू कर दिया, कलर उसका व्हाइट कर दिया। होवर के ऊपर, एलआई के होवर के ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, डार्क ब्लू कर दिया। तो इस तरीके, इसीलिए ये होवर इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे, समझ रहा है। होवर इफेक्ट ऐसे ही नहीं आ जाता है, तुम कुछ ना कुछ लिखते हो या फिर ब्राउजर खुद ही देता है कुछ एलिमेंट को होवर इफेक्ट। ये अलग अलग फ्लोट के एग्जाम्पल थे, बहुत सारे। कभी इतना फ्लोट का ज्यादा यूज नहीं होता है। फ्लोट के अलावा दूसरी चीजें आ गई है आजकल, ग्रिड लेआउट, बूटस्ट्रैप वगैरह। अगर पहले नॉर्मल HTML से करते थे तुम, तो ये फ्लोट वगैरह तुमको, फ्लोट लेफ्ट वगैरह यूज करना पड़ता था। इंटरव्यू वगैरह के सिनेरियो में भी ये बहुत यूजफुल है। तो मैं ये बोल रहा था तुम्हारे को, ठीक है यार, कुछ भी होने दो, तुमको क्या होना है कि ये सब चीजें क्लास को देख के तुमको अपने पेज का लेआउट अभी तक समझ में आ जाना चाहिए। समझ रहे हो? हेडर क्लास बनाया उसने, क्लियर फिक्स क्लास बनाया उसने, फिर उसने कॉलम क्लास बनाया, मेनू क्लास बनाया। कॉलम और मेनू क्लास एक ही एलिमेंट को दोनों भी दे दिया। तो एक एलिमेंट को दो क्लासेस भी दे सकते हो तुम, 2, 3, 4 जितने डालने हैं उतनी क्लासेस दे सकते हो तुम। कॉमा, सॉरी, स्पेस सेपरेटेड, किससे देंगे, स्पेस क्लास लिखेंगे, और स्पेस सेपरेटेड तुम एक से दो क्लासेस भी एक उसको दे सकते हो। एक एलिमेंट को एक से मोर देन वन क्लास तुम लोग दे सकते हो। कोई क्वेश्चन किसी को अभी तक? फिर इसके बाद है ये इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक क्या करता है, थोड़ा सा समझने के लिए ये डिफिकल्ट है। इनलाइन ब्लॉक compared to display inline, and major difference in inline block allows to set a width and height of an element. Also with inline block, the top and bottom margin padding are respected, but display inline they are not. Compared to block, the major difference is that inline block does not add a line break after the element, so the element sit next to other element. The following example shows the behavior of display inline block और display block। वहीं पर नीचे ये बेटा, अभी उसने देखो यहाँ पे, जैसे इनलाइन तो पता ही है तुमको, स्पैन टैग क्या है, इनलाइन एलिमेंट है, उसको इनलाइन लिखे तो डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ द स्पैन टैग है वो, ठीक है। तो अभी उसने क्या किया, स्पैन डॉट ए बोल के एक क्लास लिखा, जहां पर भी डॉट आ जाता है ए क्लास हो गया, ये बी एक क्लास हो गया, ये डॉट सी एक क्लास हो गया। तो अभी इसने क्या किया, एक स्पैन टैग लिया यहाँ पर, देखो ये पहला स्पैन टैग लिया, उसको क्लास ए दिखा और ये एंड हो जा रहा है, फिर क्लास ए वापस दो स्पैन टैग लिया, एक के बाजू एक, दो स्पैन टैग लिया
और उसको बैकग्राउंड कलर दे दिया, उसको विड्थ और हाइट दे दिया और उसको पैडिंग दे दिया। लेकिन उसने क्या किया, उसको विड्थ दिया 100 पिक्सल और हाइट दिया 100 पिक्सल। तो जब भी एक इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट रहता है उसको विड्थ और हाइट लगती ही नहीं। क्या नहीं लगती? विड्थ और हाइट नहीं लगती। तो देखो यहाँ पे उसने 100 पिक्सल विड्थ दिया, हाइट दिया 100 पिक्सल, लगी क्या? नहीं लगी। तो 100 पिक्सल में तो बहुत बड़ा होता है, तो ये एलकेएम को लगी क्या? नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? बैकग्राउंड कलर वगैरह तो ठीक है, तो ये हाइट और विड्थ उसको नहीं लगी। वही सेम चीज अगर अपन ने इनलाइन ब्लॉक दिए और विड्थ दिए और हाइट दिए तो उन्हें विड्थ और हाइट को रिस्पेक्ट कर रहा बोले तो उसको वो लगा रहा। कभी कभी कुछ प्रॉपर्टीज नहीं लगती है। नहीं लगने का रीजन क्या होता है कि ऊपर जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है वो सपोर्ट करती है नहीं करती है पता नहीं। जैसा कि अपन ने क्या देखा पोजीशन के अंदर, स्टैटिक लिख देंगे तुम तो टॉप और लेफ्ट काम करेंगे क्या? नहीं काम करेगा। अगर अपन ने पोजीशन स्टैटिक लिख दिए या पोजीशन बाय डिफॉल्ट हर एलिमेंट का बिहेवियर क्या है? पोजीशन क्या रहती है हर एलिमेंट की बाय डिफॉल्ट? पोजीशन स्टैटिक रहती है। पोजीशन क्या रहती है? स्टैटिक रहती। तो तुमने डायरेक्टली जाकर लिख दिया टॉप और लेफ्ट प्रॉपर्टी। टॉप और लेफ्ट प्रॉपर्टी चलेंगी क्या? तो टॉप और लेफ्ट लिखने का है तुमको, तो पोजीशन को सबसे पहले रिलेटिव लिखना पड़ेगा या एब्सोल्यूट लिखना पड़ेगा या फिर फिक्स लिखना पड़ेगा। वैसी ही जैसे पोजीशन के अंदर हम लोग ने बताया वैसी ही सेम चीज यहां पर भी अप्लाई होती है। अगर तुम डिस्प्ले इनलाइन लिख रहे हो तो उसको हाइट और विड्थ नहीं सपोर्ट करता है, ज्यादा नहीं सपोर्ट करता है, मतलब सपोर्ट ही नहीं करता है। देख लो ना यहाँ पे सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, वो विड्थ 100% ले ही नहीं रहा। तो इसीलिए हम लोगों के पास इनलाइन ब्लॉक आया। ये इनलाइन ब्लॉक क्या करता? हाइट और विड्थ भी सपोर्ट करता और एंटर भी नहीं मारता। इनलाइन ब्लॉक क्या करता? हाइट और विड्थ भी सपोर्ट करता और एंटर भी नहीं मारता। तो इस तरीके से ये इनलाइन ब्लॉक थोड़ा सा अच्छा कभी कभी काम में आता। जैसे कि अपन अभी वो नेविगेशन बार बनाए उसको क्या कर दिया अपन ने? डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिया। क्यों करा? क्योंकि हमको थोड़ा सा उसमें ब्लॉक लेवल नहीं चाहिए था, एलआई को ब्लॉक लेवल नहीं चाहिए था, तो इनलाइन ब्लॉक कर दिया तो उसने ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर देता है। अभी ये देखो ये नीचे वाला ब्लॉक बोल दूंगा मैं तो क्या होगा? नीचे। अब मेरे को क्या चाहिए कि उन्हें साइड बाय साइड भी रहना और हाइट और विड्थ भी रखना उसको। तो उस सिनेरियो में हमने क्या किया? इनलाइन ब्लॉक बोल के डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक बोल के प्रॉपर्टी डाली। समझ रहे हैं? तो इनलाइन ब्लॉक जो है ये नेविगेशन लिंक्स को क्रिएट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। अभी देखो अगर जैसे जैसे मैं इसको छोटा कर देता हूं तो उन्हें ब्लॉक लेवल बनते जा रहा है। एक और यूज केस है इसका कि जैसे जैसे वो इनलाइन ब्लॉक में उन्हें अगर फिट करना बंद हो जाता है तो उन्हें क्या करता है? अपने एलिमेंट्स को ब्लॉक लेवल कर देता है। अगर सबसे छोटा हो गया तो ये देखो ये एक के नीचे एक ऑटोमेटिकली ब्लॉक लेवल बन गए, बराबर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी तुम लिंक बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं? इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक के सबसे मेजर डिफरेंस तो क्या है कि इनलाइन के अंदर हाइट और विड्थ नहीं लगती, तो इनलाइन ब्लॉक लिख देंगे तो हाइट और विड्थ मिल जाएंगी। ब्लॉक लेवल के अंदर अपन नीचे आ जाते हैं, एंटर मार देता हूं उन्हें, तो इनलाइन ब्लॉक से क्या होगा? एंटर भी मारे नहीं जाएगा और क्या हो जाएगा? तुम्हारा एक ही लाइन के अंदर टेक्स्ट इनलाइन ब्लॉक होगा, ठीक है। और प्लस सेकंड बेनिफिट क्या है कि इनलाइन ब्लॉक क्या करता है कि जैसा जैसा तुम्हारा स्क्रीन छोटा हो जाएगा वैसा वैसा जो जो एलिमेंट ब्लॉक लेवल हो सकते हैं उसको उन्हें क्या करेगा? ब्लॉक लेवल भी कर देगा। तो जनरली जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों भी तुमको छोटा बड़ा करते टाइम पे तुमको नेविगेशन लिस्ट चाहिए, तो ऑटोमेटिकली ब्रेक व्हेन इट कम्स टू क्राउडेड। मतलब जब भी वो क्राउडेड हो जाएगा तो उन्हें क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली लाइन ब्रेक कर देगा, इसीलिए ब्लॉक है उन्हें। तो ये एलिमेंट क्या है?
इनलाइन भी है और ब्लॉक भी है। ब्लॉक कब हो जाएगा उन्हें, जब भी वो एक दूसरे को चिपकने लगेंगे या फिर क्राउडेड हो जाएंगे तो उन्हें क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली एक एक से उसको नीचे डालते जाएगा। तो इसीलिए ये इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी है। इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी दोनों का काम करती है, एक तो इनलाइन भी रहती है और ब्लॉक भी रहती है। थोड़ा सा ये और डेफिनेशन पढ़ के इंग्लिश में बोलने का डालो। तो ये भी एक इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यूअर पूछता है कि डिस्प्ले के कौन कौन से प्रॉपर्टीज है, पोजीशन के कौन कौन से प्रॉपर्टीज है, इनलाइन ब्लॉक क्या करता है, पूछता है तुमको, तो तुमने ये आंसर देने का तुमको ये आंसर आना चाहिए। ठीक है। अलाइन तो अपना हो चुका है। अलाइन अपन ने देखा है, अपन ने देखो यहां पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर प्रॉपर्टी तुमको पता है। कोई भी इमेज को अगर तुमको अलाइन करना है तो उसने क्या किया, इमेज को डिस्प्ले ब्लॉक किया, मार्जिन ऑटो किया, मार्जिन लेफ्ट ऑटो, राइट ऑटो और विड्थ 40% कर दिया। अभी देखो तो लेफ्ट साइड से मार्जिन ऑटोमेटिकली बीच में डालने के वास्ते, लेफ्ट से भी तुमको ऑटो बोल रहे हो, राइट से भी तुम ऑटो बोल रहे हो, तो ऑटोमेटिकली इमेज क्या हो जाएंगी, सेंटर में आ रही है। तो इधर से भी दबा रहे उसको, इधर से भी दबा रहे ऑटोमेटिक बोल के, तो उन्हें क्या आ जाएंगी, सेंटर में आ रही। तो ये अलग अलग तरीके हैं अलाइनमेंट करने के। अलाइनमेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। अगर टेक्स्ट को सिंपल तरीका है, टेक्स्ट को सेंटर अलाइन कर सकते हो। हाँ, और मार्जिन्स के थ्रू, ये देखो ये मार्जिन्स बता रहा है, ये मार्जिन्स के थ्रू भी तुम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या कर दिया, मार्जिन ऑटो यूज कर दिया और विड्थ 50% यूज कर दिया। अभी विड्थ 50% यूज कर दिया बोले तो 50%, अभी यू विड्थ 60% किया, इसमें मार्जिन ऑटो कर दिया। मार्जिन ऑटो करने से भी तुम्हारा जो टेक्स्ट है वो अलाइन हो जाए। 100% करोगे तो पूरा पेज ऑक्यूपाई कर देगा, लेकिन अगर मैंने 30% करा इसको तो ये 30% बीच में आ रहा, 30% बीच में बन रहा। क्यों? क्योंकि ये जो लेफ्ट साइड में ऑटोमेटिकली उन्होंने मार्जिन दे दिया और राइट साइड में भी ऑटोमेटिकली मार्जिन दे दिया, ऊपर भी ऑटोमेटिकली मार्जिन दे दिया, नीचे भी ऑटोमेटिक मार्जिन दे दिया। तो मार्जिन ऑटो से भी तुम्हारे कोई चीजें तुम अपनी डिव को सेंटर में ला सकते हो। अलाइनमेंट करने के तरीके है ये, एक तो ये हो गया, एक तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया, फिर बाद में इमेज को सेंटर करने के वास्ते इन्होंने क्या कर दिया, डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक बोले तो डिस्प्ले, अभी इमेज का बाय डिफॉल्ट क्या है, इमेज बाय डिफॉल्ट क्या है, इनलाइन एलिमेंट है क्या ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इनलाइन एलिमेंट है। इमेज बाय डिफॉल्ट इनलाइन एलिमेंट है। अब उन्होंने क्या कर दिया, इन इमेज को डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया बोले तो उन्हें अब इमेज क्या हो जाएंगी, एक लाइन में आ जाएंगी, एक लाइन में आ जाएंगी, मतलब पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर देंगी और एंटर मार देंगी। डिव के जैसा रहेंगी अभी ये इमेज, बराबर। तो डिव के जैसा इमेज रहेंगे। तो अपन ने क्या कर दिया, इमेज लेफ्ट से ऑटो कर दिया, राइट से ऑटो कर दिए, तो इमेज क्या हो गई, सेंटर में आ गई। सॉरी, मार्जिन लेफ्ट से ऑटो कर दिया और मार्जिन राइट से ऑटो कर दिए, तो इमेज क्या हो गई, सेंटर में आ गई। अगर तुमको राइट में लेके जाना है इमेज को, ये देखो डिव को उसने क्या किया, राइट में लेके गया। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, पोजीशन ऑब्सोल्यूट बोला, राइट 0 बोला, विड्थ और पैडिंग। तो पोजीशन के थ्रू भी तुम लोग लेके जा सकते हैं। पोजीशन ऑब्सोल्यूट लिखा इसने। लेफ्ट एंड राइट अलाइनमेंट यूजिंग फ्लोट, ये तो ठीक है ना, लेफ्ट अलाइन करना है तो फ्लोट। तो अलाइन करने के अभी 3-4 तरीके देखे, क्लियर, फिक्स, ये भी हो गया है। सेंट्रल पैडिंग के थ्रू भी तुम, अब ये डिव है, अब ये डिव के अंदर तुम लोग ने पैडिंग दे दी है 0, पैडिंग दे दी है 70 पिक्सल ऊपर और नीचे से, और 0 दे दिए लेफ्ट साइड से। तो ये देखो ये टेक्स्ट का को ऊपर और नीचे ये डिव के स्पेस दिख रहा है और थोड़ा सा बीच से स्टार्ट हो गया ऐसा दिख रहा है। अब उसको अगर टेक्स्ट अलाइन सेंटर प्रॉपर्टी डाल देंगे तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी हो जाएगा और उन्हें बीच में भी दिखेगा।
बीच में, या फिर ऊपर से 70 पिक्सल और नीचे से 70 पिक्सल बोले तो बीच में छोड़ा ना, पैडिंग बोले तो। और जीरो तो ठीक है यहां से था, लेकिन फिर टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया तो वो बीच में आ गया। यूजिंग लाइन हाइट भी कर सकते हो, पोजीशन ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म वगैरह 3D इफेक्ट के लिए यूज होता है, लेकिन यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स। अभी ये देखो डिस्प्ले फ्लेक्स बॉक्स, ये फ्लेक्स बॉक्स एक टोटली डिफरेंट चैप्टर है। ओके, ये फ्लेक्स बॉक्स का चैप्टर ना हम लोग जब हम लोग कल परसों बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे ना तब पढ़ सकते हैं, लेकिन तुम लोग पढ़ के रखो एज असाइनमेंट, ये फ्लेक्स बॉक्स को करके रखो। फ्लेक्स बॉक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स बॉक्स, फ्लेक्स कंटेनर, ये बहुत यूज में आने वाली चीज है, ठीक है। लेकिन अपन अब इतने डिटेल में हर चीज पढ़ने जाएंगे ना तो मुश्किल हो जाएगा। इंस्टेड इंटरव्यू के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है वो अपने को पता चलना चाहिए। ये CSS में कुछ पढ़ाने लायक नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ। प्रॉपर्टी अप्लाई करो, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ो, प्रॉपर्टी मेन जो तुम्हारा लॉजिक लगने वाला है या दिमाग लगने वाला है, या समझाने की मेरे को भी बहुत समझाना पड़ेगा, वो जब तुम इफ लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप वगैरह करेंगे, और ये सब चीजें जब कब करोगे तुम, मैप ऑपरेटर, एरे के साथ खेलोगे, डेटा टाइप देखोगे अलग अलग। यहाँ पे तो डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स नहीं आए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जब कॉन्सेप्ट पढ़ोगे जो कि जावास्क्रिप्ट में आएगा, इसीलिए मैं जावास्क्रिप्ट को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो है ये तुम गूगल करके भी कर सकते हो, गूगल पे लिख लो कि मेरे को एक डिव को आजू बाजू कैसे लेके आना है, उन्हें आंसर दे देंगे तुमको। लेकिन जावास्क्रिप्ट के आंसर भी ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, लॉजिक भी देखना, कॉपी पेस्ट करना भी डिफिकल्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर। इंटरनेट पे सब कॉपी पेस्ट से मिलता है, लेकिन तुमने इसीलिए बोल रहा हूं मैं तुमको कि इसको करके समझो। समझने से क्या होगा तुमको कि जब भी तुम कॉपी पेस्ट करोगे तो राइट जगह पे चीजें प्लेस करोगे, एटलीस्ट इतना तो करोगे तुम लोग। ज्यादा प्रैक्टिस नहीं भी करे, 1-2 घंटे, या फिर जो मैंने यहाँ पे बताया है उसका भी प्रैक्टिस कर ली है, या उसको भी लिख के निकाल दिए तो भी काफी है, तो भी काफी है। बट एटलीस्ट तुम क्या करो, देख देख के करो, देख देख के करो। यूट्यूब पे डाल दो और देख के करो। यूट्यूब पे डाल दो हाउ टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो। तुम्हारा पोर्टफोलियो बनाना, बार बार बोल रहा हूं मैं, बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम जितना अच्छा पोर्टफोलियो बनाएंगे, तुम अपने पोर्टफोलियो की लिंक अपन वापस से अपने रिज्यूम में डालेंगे और बोलेंगे कि देखो मैंने कितना अच्छा मेरा खुद का पोर्टफोलियो बनाया। जब मैं मेरा खुद का पोर्टफोलियो बना सकता हूं तो कंपनी का भी पोर्टफोलियो बना सकता हूं, समझ रहे हो। तो गिटहब पे डालो, गिटहब पेजेस से उसको होस्ट करके उसकी जो लिंक रहती है, ऐसे हम लोग अपने रिज्यूम में कम से कम 8-10 लिंक तो ऐसे ही डाल के रख देना अपन ने पब्लिक प्रोजेक्ट के अपने, समझ रहे हो। तो जब तुम ये करो, जितना ये करोगे, जितने वेबसाइट बनाओगे, जितने तुम लोग रिपोजिटरीज बनाओगे, उतने अपन पब्लिश करेंगे। अलग अलग वेबसाइट, कॉमन वेबसाइट गूगल करो, तुमको हजारों वेबसाइट मिलती, कोई भी एक पकड़ो, बनाओ, डालो गिटहब पे लिंक, और गिटहब पेजेस पे होस्ट कर दो, दूसरा बनाओ, होस्ट कर दो, तीसरा बनाओ, होस्ट कर दो। खाली गिटहब पे कमिट पुश, कमिट पुश, कमिट पुश करते रहो और तुम्हारे पेजेस बनाते रहो। तो पेजेस बनाना बहुत जरूरी है, पेजेस बनाना बहुत जरूरी है, और इससे इसके थ्रू ही तुम लोगों को फायदा मिलेगा। बार बार मैं वही बोल रहा हूँ, जितना तुमको अपना प्रोफाइल, तुम अलग बैकग्राउंड से हो और तुम्हारा प्रोफाइल तुमको स्ट्रॉन्ग करने का है, तो यही एक तरीका है लोगों को अपना काम दिखाने का, अपनी स्किल दिखाने का। तो जब तक तुम अपनी स्किल लोगों को दिखाओगे नहीं, तब तक कुछ ज्यादा होगा नहीं, ठीक है। इसके आगे का अपन कल करेंगे, अलाइनमेंट वगैरह सब हो गया है। अभी तक जो भी हुआ, किसी को कोई क्वेश्चन रहा तो स्टार्टिंग में या एंडिंग में तुम लोग उसको पूछ सकते हो। किसी को कोई क्वेश्चन अभी तक, जो भी अभी तक CSS में पढ़ाया गया या HTML में पढ़ाया गया, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, देख देख के प्रैक्टिस करो, चलेगा। एटलीस्ट तुमको इस पोजीशन पे आना चाहिए तुमने, कि तुमने खुद को, अपने आप को एक्सप्लेन करने वाला बनना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी एक प्रोजेक्ट ओपन कर दिया, हाँ
चलो ये इन्होंने ये क्लास बनाया, इसको इन्होंने 50% दिया या 25% विड्थ दिया, इसलिए इन्हें लेफ्ट साइड में आ गया, इन्होंने इसको फ्लोट दिया, फ्लोट लेफ्ट दिया, इसलिए इन्होंने इसमें फ्लोट हो गया ऑटोमेटिकली, इसने क्लियर बोथ लिखा, इसलिए उन्होंने अपने आप को बराबर से क्लियरली एडजस्ट करा अपने आप को। इस तरीके से एटलीस्ट तुम लोगों को ये सब चीजें, प्रॉपर्टी के नाम, क्योंकि 60% प्रॉपर्टी अपन ने कर लिया है, 40% प्रॉपर्टीज तुम लोग जैसे जैसे तुमको काम आता है, जैसे जैसे तुमको प्रोजेक्ट मिलता है, वैसे वैसे तुम लोग सीख जाओगे। ऐसा हर चीज में परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, बस पता होना चाहिए कि ये कैसे काम करता है, ये कैसे वर्क करता है। पोर्टफोलियो देखिए लिंक टैग के थ्रू सबसे ज्यादा यूज करते हैं। हाँ, ये क्या है, ऐसी पोर्टफोलियो बनाए, मतलब देखिए जब हम खुद का बना रहे हैं उसके ऊपर HTML का टैग रहेगा, फिर CSS अलग बना के उसके अंदर वो करते हैं, फिर जावा का अलग बना के उसमें रखते हैं। तो वो चाहिए अलग अलग फाइल, 10 बार बोला मैंने, अलग अलग फाइल बनाओ यार। हाँ, यहाँ जी के लिए तो खाली एक पोर्टफोलियो के साथ देखना होगा, एक पोर्टफोलियो बना, जैसे HTML प्लेटफॉर्म पे अपन सब बना देते हैं। हाँ वहाँ पे CS लिंक टैग देके अपने को सब अलग से करना पड़ता। हाँ, तो यहाँ पर भी मैंने अलग अलग ही कराना, देखो यहाँ पे background.css, background.html, ये तुमको बनाया, बना के बताया ना मैंने, खाली अभी 2 लेक्चर से मैं इसको अलग अलग नहीं कर रहा हूँ, मैंने 10 बार बोला है तुम लोगों की फाइल्स अलग अलग होने चाहिए, बस अभी प्रैक्टिस के लिए या तुम्हारा समझाने के लिए समझा रहा हूँ मैं अलग अलग, तो मेरे को बार बार फाइल बनाने की जरूरत नहीं पड़ना, इसलिए मैंने उसको उसी में लिख रहा हूँ मैं। लेकिन मैंने पहले स्टार्टिंग से तुम लोगों को अलग अलग फाइल ही तो बनाया, ठीक है नहीं, तुम अलग अलग फाइल बना रहा था, तो छुट्टियां नहीं मारो रे, छुट्टी जितनी मारोगे उतना तुमको समझ में नहीं आएगा, जितनी छुट्टियां मारोगे उतनी समझ में नहीं आएगा। मैंने तो बोला एक दिन भी छुट्टी मारेंगे दूसरे दिन कुछ भी समझ में नहीं आता। ठीक है, चलो इसके आगे का कल करते हैं। हाँ सही, हाँ सही है, चलो आगे डाल सकते हैं। हाँ, इसके आगे डाल सकते हैं, अलग अलग बनाओ, ये भी अच्छा है। और ये इसकी क्लिक के ऊपर ऑटोमेटिकली नेविगेट हो रहा है ना, तो वो देखा तुमने कैसे नेविगेट हो, हैश से नेविगेट करता है, हैशटैग से नेविगेट करता है। थोड़ा बहुत नया रहेगा लेकिन तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हैशटैग से नेविगेट करता हूँ मैं। और सर ये वीडियो से यूट्यूब पे लिंक आ गया है, अपने ऐप पे लिंक आ गया, वीडियो से सर ये वीडियो निकाले तुम इधर साइड से ऐप पे लेंगे। तू फीस लाने वाला था ना? और सर गुलजार जी सर सो याद नहीं रहा, तो फीस भर, तो तेरे को ऐप का एक्सेस देता मैं, तो कहीं से भी तू कर सकता। सर छुट्टी नहीं मार दिया, छुट्टा तो तू मारता देख, जाने का रहता इधर उधर। सर वो छुट्टी नहीं मार पाता हूँ, अभी नहीं गए थे, अभी मारना होगा।